लड़का लड़की एक समान, तो अगर महिलाओं की पूजा हो तो पुरुषों की भी करो, उनकी भी प्रगति हो जाएगी। तो पूजा महिलाओं की ही क्यों होती है? अपने घर की जो 2-2 3-3 साल की बच्चियां, उनको स्कूल में भेजो ही मत। उनके नाम पे व्रत रखो, उनको फूल माला पहनाओ, उनको प्रचारित करो, देवी बनाकर रखो। अगर वो ऐसे, उनको स्कूल में मत भेजो। और कहीं ना कहीं उस वर्ग को डर है कि अगर वो महिला अगर फिर से शिक्षित होगी तो कहीं हमारा धंधा चौपट ना हो जाए, क्योंकि महिलाओं से ही उनका धंधा चल रहा है। महिला ना कभी कमजोर थी और ना कभी कमजोर है। महिलाओं ने इस देश में युद्ध किया है और लोगों को धूल भी चटा दिया, उन्होंने युद्ध भी जीता है। तो महिलाओं के इतिहास को उठाया जाए, देखा जाए, महिलाओं ने इस देश पर शासन किया है, इस चीज को समझने की बेहद जरूरत है। आज 2 दिवसीय अभाजपा का कार्यकर्ता चिंतन शिविर लखनऊ में मनाया जा रहा है। वहाँ पर मधु बोध को बुलाया गया था और एक बड़ी जिम्मेदारी मधु बोध को दी गई है। मधु बोध कोई समतावाज टीवी के लिए अपरिचित चेहरा नहीं है। आपने तमाम उनकी पहले भी वीडियो देखी है और दलितों के ऊपर अत्याचार के ऊपर खासकर जो उनकी वो बड़ा मजबूती से अपने पक्ष को रखती हैं। और उनको आज उत्तर प्रदेश का डॉक्टर अम्बेडकर जो स्टूडेंट है आईडासा, जो ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट जो फेडरेशन है, फ्रंट है, उसका उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। सबसे पहले तो मधु आपको बधाई, इतनी बड़ी पद आपको मिला है क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। थैंक यू सर, आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आपको भी धन्यवाद, आपके थ्रू हम यहाँ आए। और मुसाफिर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो आज के समय में कोई छोटी बात नहीं है। वैसे हर कोई बाबा साहब के संविधान के बदौलत, महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत आज हर कोई आगे बढ़ गया है, हर कोई प्रगति कर रहा है, अपना नाम कमा रहा है, लोगों से मिल रहा है, अपनी उसकी एक पहचान बन चुकी है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई समाज का काम कर रहा हो, ये आसान काम नहीं है। तो अगर समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और समाज को एक दिशा दे रहे हैं, उनको आर्थिक, शैक्षिक और शारीरिक, मतलब हर बल से अगर उनको मजबूत कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इस संगठन का हिस्सा बने तो ये हमारे लिए बड़ी बात है और मैं उनको बार बार आभार धन्यवाद करती हूँ। और चलिए, आप लगातार महिला मुद्दों को लेकर चल रही हैं, दलित एट्रोसिटी को लेकर चल रही हैं। एक सवाल बड़ा प्रमुखता से लोग पूछते हैं कि क्योंकि उत्तर भारत से ये राजनीतिक या इसको सामाजिक जो हम कह सकते हैं कि वो बड़ा उठाव है बहुजन समाज के अंदर, तो यहाँ पर जो महिला जो सशक्तिकरण की बात को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें कितना बदलाव आपको लगता है, क्या चुनौतियाँ हैं वर्तमान में, वो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, वर्तमान समय में अगर खासकर उत्तर भारत में। हाँ, वर्तमान समय में जो उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति है वो निंदनीय है। आज भी हमारे देश में चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, लोग कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। अभी हाल ही की घटना है, अभी हाल ही में एक घटना हुई, महिलाओं को कई किलोमीटर दूरी तक 4 व्हीलर के से उसे खींचा गया। दिल्ली में हाँ, अंजलि कांड को आप बता रही हाँ, हैं। उसको मतलब कई किलोमीटर तक उसको 4 व्हीलर से बांध के खींचा गया। उसके शरीर पे चोटें आई, उसके कपड़े फट गए। मतलब आज के समय में भी महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता हो रही है हमारे देश में। हम कैसे कह दें कि हमारा देश आज़ाद है? जी। हाँ, आज भी हमारे देश में मनीषा वाल्मीकि जैसे हत्या होती है, बलात्कार होते हैं। आज भी हमारी घर की बहन बेटियां अंधेरी रात को चलकर, मतलब कई किलोमीटर दूर चलकर पैदल वापस घर सुरक्षित नहीं आ रही है। और ऐसे में कुछ लोग बयान देते हैं कि भारत वो भारत बन चुका है, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान बन चुका है, कि अगर आज में रात में महिलाएं सोना चांदी ज्वेलर गहने पहनकर भी रात को सड़क पे निकले तो वो सुरक्षित घर वापस आ जाएंगी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि वो एक बार उत्तर भारत पर भी नजर डालें, महिलाओं की स्थिति क्या है। तो ये तो आपने स्थिति बताई है, चुनौतियां और क्यों नहीं वो सफल हो पा रही हैं अपना पक्ष रखने में? क्योंकि कहीं न कहीं जो पुरुष वर्ग है वो उनको फुल सपोर्ट नहीं कर रहा। उसको अभी भी लगता है कि महिलाएं ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो भारत मात्र सत्तात्मक देश रहा है। पहले भारत मात्र सत्तात्मक देश रहा है, अब वो पितृ सत्तात्मक हो गया। जब मात्र सत्तात्मक था उस देश में महिलाएं इस देश की शासक हुआ करती थी, और आज पितृ सत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक होते हुए यानी कि पुरुषों का शासन है, उसके बावजूद आज का युवा, आज का व्यक्ति मनरेगा में 300 रुपए को बिकने को तैयार है। तो मैं वो भी उसको मिल नहीं रहे, वो भी उसको मिल नहीं रहा, वो आज भी बिकने को तैयार है। तो आप सोचिए, जब महिलाओं का शासन था और वो राजा हुआ करती थी, तो पुरुषों के शासन में वो राजा क्यों नहीं है? वो आज मजदूरी करने के लिए 200, 300, 250 के लिए मजबूर क्यों है? अगर मैं कहती हूँ, अगर इस देश की महिलाओं की आधी आबादी को अगर हिस्सा दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, तो भारत की तस्वीर तो बदलनी क्योंकि उन्होंने पहले बदली भी। अरे भाई, आपको अधिकार देने की जरूरत क्या है? 9 दिन का व्रत रखते हैं आपके नाम पर, रखते नहीं?
साल में 2 बार 9-9 दिन के व्रत रखे जाते हैं, आपको देवी माना जाता है इस देश के अंदर, और आप उन्हें कभी नहीं निकाल रहे हैं। देखिए यही तो मेन चीज है, उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। हम्म। किसी की पूजा करने से, किसी के आगे अगरबत्ती जलाने से, फूल माला पहना देने से क्या उस समाज की प्रगति हो जाएगी? मैं कहती हूँ अगर हो जाती है तो बिल्कुल अपने घर की जो 2-2 3-3 साल की बच्चियां, उनको स्कूल में भेजो ही मत। उनके नाम पे व्रत रखो, उनको फूल माला पहनाओ, उनको प्रचारित करो, देवी बनाकर रखो। अगर वो ऐसे, उनको स्कूल में मत भेजो, उनको प्रशिक्षण मत दो, उनको कोचिंग मत करवाओ, उनको IAS डॉक्टर इंजीनियर मत बनाओ। और अगर ऐसा करने से ऐसा कुछ होता है तो ये पुरुषों के लिए भी होना चाहिए, पुरुषों की भी पूजा करो। क्या महिला अगर कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, तो अगर महिलाओं की पूजा हो तो पुरुषों की भी करो, उनकी भी प्रगति हो जाएगी। तो पूजा महिलाओं की ही क्यों होती है? ये महिलाओं को ही पूजा पाठ के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर हमेशा टारगेट सस्ते ग्राहक हैं। हाँ, क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं को हमारे देश में जब उनको पता है कि जब महिलाएं इस देश की शासक हुआ करती थी तो ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस देश की महिलाओं ने लोगों को रहने खाने लायक बनाया, और कहीं ना कहीं उस वर्ग को डर है कि अगर वो महिला अगर फिर से शिक्षित होगी तो कहीं हमारा धंधा चौपट ना हो जाए, क्योंकि महिलाओं से ही उनका धंधा चल रहा है। तो महिलाओं को हमेशा एक देवी के रूप में ही रखते हैं, उसको कभी नहीं बताते कि तुम सशक्त हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो ये महिलाओं को रोकने की एक साजिश है जो वर्षों से चली आ रही है, और आज भी उसमें सक्सेस है, और हमारे देश की महिलाओं को इस बात को समझना चाहिए। चलिए, तो दिशा बताइए, आपने चुनौतियां बताई, अब इसका निराकरण कैसे हो वो भी बताइए। निराकरण ये है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं, हमारे महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ मनाई जाती है, उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो एक घर तक ही सीमित नहीं है। अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो वह बहुत कुछ कर सकती है। शायद पुरुष वर्ग को गलत लगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री की सोच क्या होती है? अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा वो पैसा बनाता है, ये चीज़ आपने मूवी में भी देखी होगी, टीवी सीरियल में भी देखी होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। उसको जी। लगता है मुझे और महिलाओं की ज़रूरत है और लड़कियों की ज़रूरत है। क्लब में जाता है, लेकिन जब एक स्त्री पैसा बनाती है, जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक एटीट्यूड आता है। उसको लगता है मैं सक्षम हूँ, मैं अकेले कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसके अंदर एक एटीट्यूड आता है, उसके अंदर हिम्मत आती है। तो इस चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है। महिलाओं को सिर्फ महिला होने की नज़र से ना देखें। हमारे देश में जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही कह दिया जाता है ये लड़की है। क्यों कह दिया जाता है ये लड़की है? लड़की कहकर ही उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। कहीं भी आना जाता होता है ये लड़की हो, मतलब एक 12 साल की लड़की अपने 6 साल के भाई के साथ निकलती है। मतलब बताइए, वो 12 साल की लड़की अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, जो सुरक्षा उसका 6 साल का भाई कर सकता है। मतलब इस देश में महिलाओं को पैदा होते ही लड़की बोलकर उसको कमज़ोर बना दिया जाता है। तो महिला ना कभी कमज़ोर थी और ना कभी कमज़ोर है। महिलाओं ने इस देश में युद्ध किया है और लोगों को धूल भी चटा दिया, उन्होंने युद्ध भी जीता है। तो महिलाओं के इतिहास को उठाया जाए, देखा जाए, महिलाओं ने इस देश पे शासन किया है, इस चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है। तो ये मधु बोध हैं जिनको आज आईडासा ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट जो फेडरेशन है, जो संघ है, उसका इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी प्रमुखता से, निडरता से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है। तो एक बड़ी आज का एक बड़ा हम कह सकते हैं एक आवाज का BBS3 और आईडासा के माध्यम से एक बड़ा निर्णय है। और देखते हैं मधु के साथ चलकर या मधु के सहभागिता करने से आईडासा क्या रंग दिखाता है, क्योंकि आईडासा एक ऐसा संगठन है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के विचारों को छात्रों तक पहुंचाया है। उसमें मधु जैसी अब नव नायिका जुड़ रही हैं और प्रमुखता से बातें करी तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर शक्ति का निर्माण होने वाला है। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।